ग्लोबल आईटी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज जो है हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जो हमारी क्लासेस चल रही थी फिटर थ्योरी की आईटीआई फर्स्ट ईयर के लिए, ठीक है, उसका पार्ट 6 सॉल्व करेंगे। अगर आपने इसके पहले की वीडियो नहीं देखी है तो आप अपने यूट्यूब पे चले जाइए, ठीक है, ग्लोबल आईटी सर्च कीजिए। ग्लोबल आईटी जैसे ही चैनल खुलेगा उसके अंदर आपको होम वीडियो शॉर्ट्स लाइव का सेक्शन मिलेगा, उसके जस्ट बगल में प्लेलिस्ट का सेक्शन होता है। आपको प्लेलिस्ट पे क्लिक करना है। प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे आपको अंदर वहाँ पे फिटर थ्योरी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर इस तरह से अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई मिल जाएगी। आप फर्स्ट ईयर वाले पे क्लिक कर लेना, आपको सारी वीडियो आज की प्लस इसके पहले की इकट्ठे एक जगह मिल जाएगी जहाँ बिल्कुल आसानी से देख सकते हैं। प्लस जो मैं क्वेश्चन आपको कराऊंगा उसका पीडीएफ आपको इस वेबसाइट पर मिलेगा www.globalit.org। इस वेबसाइट पर जाकर के आप बिल्कुल आसानी से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। कैसे करना मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे बता देता हूँ। आपको अपने फोन के गूगल में सर्च कर लेना ग्लोबल आईटी। जैसे ही सर्च करेंगे पहली वेबसाइट आपके सामने होगी globalit.org के नाम से। आपको इस पर क्लिक कर लेना। क्लिक करेंगे नया टैब कुछ इस टाइप से ओपन होगा आपके सामने। यहाँ पर जो होम हमारे बारे में नई अपडेट आईटी कोर्स के सारे ऑप्शन है आपके फोन में जनरली नहीं दिखाई देंगे। इसके लिए क्या करना है आपको, राइट साइड कॉर्नर में यहाँ पे 3 डॉट बना हुआ है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही क्लिक करेंगे ये सारे ऑप्शन आपके सामने होंगे। आईटी कोर्स लिखा हुआ है, आईटी कोर्स पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करेंगे इस तरह से इलेक्ट्रिशियन थ्योरी फिटर थ्योरी अलग अलग सब्जेक्ट के नाम लिखे हुए आ जाएंगे। अगर आप फिटर से हैं तो आप फिटर थ्योरी पे क्लिक कर लेना। बाकी इसके अलावा आप इंप्लॉयबिलिटी स्किल, कैलकुलेशन, इंजीनियरिंग ड्राइंग का अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाह रहे हैं तो इन ऑप्शन पे क्लिक करके आप बिल्कुल आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। फिटर के अगर आपको चाहिए तो फिटर पे क्लिक कर लीजिए, नया टैब इस तरह से ओपन होगा। आप नीचे को स्लाइड करेंगे तो देखिए फिटर थ्योरी फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों का ऑप्शन है। आप फर्स्ट ईयर के हैं, फर्स्ट ईयर पे क्लिक कर लीजिएगा। फिर इस तरह से नया टैब ओपन होगा, नीचे को स्लाइड करेंगे, यहाँ पे आपको सिलेबस, प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स, प्लस जो आपको मॉडल सेट वगैरह है या फिर जो भी क्वेश्चन करवाया जाएगा आपको यहाँ पे बिल्कुल आसानी से मिल जाएगा। क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं और ये बराबर अपडेट होते रहते हैं, तो इसलिए आप प्रॉपर इसको चेक करते रहा करिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, ग्रेड ए वी ब्लॉक के निर्माण के लिए किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, वी ब्लॉक का बात करा, ठीक है। फिगर आपके क्वेश्चंस में नहीं दिया हुआ था, फिगर मैंने अलग से ले रखा है जिससे आपको चीजें आसानी से समझ में आए। यहाँ पे ये जो है ना ए वी ब्लॉक है, ठीक है, इसके ऊपर एक बेलनाकार जॉब पकड़ा गया है और ये यू क्लैंप है। यह क्या है आपका यू क्लैंप। यू क्लैंप की मदद से हमने इस जॉब को वी ब्लॉक पे पकड़ रखा है, ठीक है। तो वी ब्लॉक नीचे वाला है, वी ब्लॉक की आकृति के हिसाब से अलग अलग शेप में आते हैं, ठीक है। जैसे एक आपका इस टाइप से बना होगा, ठीक है, ऐसे। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसमें देखिए साइड में एक ग्रुप कटा हुआ है और ऊपर एक लेबल जिसमें जॉब को पकड़ा जाता है उसे लेबल बोलते हैं। तो सिंगल लेबल सिंगल ग्रुप, तो आकृति के हिसाब से इसका कई बार नाम भी पूछ लेता है। नॉर्मल वाला रहता है तो ये कितने का रहता है, 90 डिग्री का। इसका ग्रुप जो रहता है जनरली 90 डिग्री पे रहता है, जिससे कि बेलनाकार जॉब को सपोर्ट प्रदान किया जा सके। यहाँ देख रहे होंगे बेलनाकार जॉब को आसानी से इसमें पकड़ा गया है। तो जो यहाँ पे एक ही लेवल है और एक ही ग्रुप है, तो ऐसे ब्लॉक को हम लोग सिंगल लेवल, क्योंकि एक ही लेवल है और साइड में एक ग्रुप कटा हुआ है, ठीक है, ताकि इसमें फंसाया जा सके उसको यू क्लैंप को। तो सिंगल लेवल सिंगल ग्रुप वी ब्लॉक इसको बोला जाएगा ना, इसके शेप के हिसाब से। और यहीं पे क्या होगा, जैसे इसमें देखिए यहाँ पर ऊपर एक लेवल कटा हुआ था, नीचे भी कटा हुआ है ना, और साइड में एक ग्रुप है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग जो यहाँ पे दिखा रखा फिगर में दो दो लेवल हो गया ना, एक ऊपर एक नीचे, मतलब दोनों साइड आपको पकड़ सकते हैं। जहाँ पे दो लेवल होता है तो एक साइड 90 डिग्री वाला रहता है, एक साइड 90 डिग्री रहता है और दूसरी साइड में 120 डिग्री रहता है। ताकि अगर बड़ा डायमीटर का जॉब है तो 120 डिग्री वाले में पकड़ेंगे, छोटा डायमीटर है तो 90 वाले में पकड़ेंगे, ठीक है। तो जहां पे डबल लेवल हो, जो दोनों साइड ग्रुप कटा हुआ जॉब को पकड़ने के लिए, तो उसे डबल लेवल, एक लेवल इधर एक इधर, तो डबल लेवल, और साइड में एक ही ग्रुप कटा हुआ है जिसमें यू क्लैंप लगाया गया, तो डबल लेवल सिंगल ग्रुप बी ब्लॉक। मतलब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डबल लेवल सिंगल ग्रुप वी ब्लॉक। इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। हम लोग अभी एक ही बार में इसको क्लियर समझ लेंगे तो आगे आसानी होगा। क्लियर हो गया, सिंगल लेवल सिंगल ग्रुप, यहाँ पे डबल लेवल सिंगल ग्रुप। और एक और आता है आपका सिंगल लेवल डबल ग्रुप वी ब्लॉक वाला आएगा ना, तो उसमें क्या होगा कि दो आपके जो ग्रुप अभी एक कटे हुए थे ना, या दो हो जाएगा इस टाइप से। हमारा लेवल हो गया, साइड में एक ग्रुप हो गया, डबल ग्रुप देखेंगे हमने क्या किया, दो ग्रुप काट दिया, नीचे को आए ताकि जॉब क्लैम को उस हिसाब से हम लोग इसमें एडजस्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक लेवल हो गया और साइड में दो ग्रुप्स हो गए, तो इसको क्या बोलेंगे, सिंगल लेवल डबल ग्रुप वी ब्लॉक, ठीक है। तो ये तो आकृति के हिसाब से हो गया, लेकिन यहाँ पे बात कर रहा था आपके ग्रेड के हिसाब से। ये आकृति वाला मैंने बता दिया, कभी कभी आकृति दे करके पूछ लेता है तो आप आसानी से बता सको कि कौन सा वाला है। चलिए अब हम लोग बात करेंगे किसका,
जो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ रखा है ग्रेड के हिसाब से, तो जो वी ब्लॉक हमारा होता है ना, ये दो ग्रेड में पाया जाता है। कौन कौन से? ग्रेड ए और ग्रेड बी, दो ग्रेड में पाया जाता है। जो ग्रेड ए वाला होता है, कई बार इसकी लंबाई भी पूछता है कि ग्रेड ए या ग्रेड बी किस लंबाई में पाए जाते हैं, इनकी लंबाई कितनी होती है। ठीक है, तो इनकी लंबाई की बात की जाए, इसकी लेंथ की लंबाई की, कि इनकी लंबाई कितनी होती है, तो ग्रेड ए वाला जो व्यू लॉक होता है यह 100 mm की लंबाई मिलता है, या आपके कई बार कंपटीशन वाले एग्जाम में भी इस क्वेश्चन को पूछा गया है। ठीक है, ग्रेड बी जो है आपका ये 300 mm की लंबाई में मिलता है। कितने mm की? 300 mm की लंबाई में। आगे बात की जाए मटेरियल की, इसकी बात किया जाए मटेरियल का कि किसका बना होता है, तो जो हमारा ग्रेड ए होता है यह हाई ग्रेड स्टील का बनाया जाता है। किसका बनाया जाता है? हाई ग्रेड स्टील, उच्च गुणवत्ता वाली स्टील का बनाया जाता है। जबकि यहीं पे बात किया जाए किसका? ग्रेड बी का, तो ग्रेड बी जो होता है हमारा यह क्लोज्ड ग्रेन कास्ट आयरन का बनाया जाता है, महीन कड़ वाले क्लोज्ड ग्रेन कास्ट आयरन। ठीक है, तो ये चीजें होगी, इनको नोट कर लीजिएगा आप लोग। यहाँ पे पूछा था वी ब्लॉक क्या, किस लिए, किस मटेरियल का? ए वाले का पूछा, ग्रेड ए। ग्रेड ए कौन सा मटेरियल का? हाई ग्रेड स्टील का। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, हाई ग्रेड स्टील, हाई क्वालिटी स्टील। हाई क्वालिटी स्टील कहिए चाहे हाई ग्रेड स्टील कहिए, दोनों एक ही बात है। ठीक है, अगर वहीं पे ग्रेड बी पूछता तब आपका क्लोजली ग्रेन्ड कास्ट आयरन होता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है कुंजी मार्ग के कोनों पर पदार्थ को हटाने के लिए किस छेनी का प्रयोग किया जाता है? कीवे मार्ग के कोनों पर। देखिए ये क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करवा चुका हूँ, डीजल के बारे में आपको पहले भी बता चुका हूं, और इस टाइप के क्वेश्चन पहले भी आए हुए थे। चलिए हल्का से एक बार और दोबारा से हम लोग देख लेंगे। हालांकि ये चीजें जिन्होंने पहले वीडियो ढंग से देखा होगा तो उन्हें अब तक के क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा, उन्हें आ गया होगा। ठीक है, कुंजी मार्ग के कोनों से पदार्थ हटाना। चलिए पहले हम लोग देखते हैं ऑप्शन क्या। फ्लैट चीजल। फ्लैट चीजल क्या होता है? यह जो फिगर है आपका, यह फ्लैट चीजल है। इसका जो एंगल रहता है कटिंग एंगल, वो 35 डिग्री से 70 डिग्री रहता है, और इसकी कटिंग एज की जो चौड़ाई रहती है वो 16 से 32 mm रहती है। ठीक है, कटिंग एज की चौड़ाई जो है इसकी कितनी रहती है? 16 से 32 mm, और इसका जो कटिंग एंगल रहता है वो कितना रहता है? 35 से 70 डिग्री रहता है। इसका यूज ज्यादातर बड़े सरफेस पे से चिपिंग वगैरह करने के लिए किया जाता है। किस काम के लिए? ज्यादातर इसका वर्क चिपिंग के लिए किया जाता है, चिपिंग वाला वर्क करने के लिए, चिप्स के रूप में जगह जगह से हटाने के लिए। उसके बाद दूसरा जो है डायमंड पॉइंट चीजल कौन सी है? तो भाई जो यह आपके सामने है यह डायमंड पॉइंट चीजल है। इसके आगे का नोक देखिए, यहाँ पे चीजल दिखाया गया और यहाँ पे बड़ा करके नोक को दिखाया गया, तो वी आकृति का बना होता है, आगे वी टाइप का बना होता है, इसलिए वी ग्रू काटने के काम आता है। किस लिए? वी ग्रू काटना हो, या फिर कहीं आयताकार ऐसे आकृति बन रही है ना जहाँ पे 90 डिग्री जुड़ रहे हैं, तो यहाँ पे जो कॉर्नर बन रहा है, कॉर्नर से कॉर्नर को चौरस करना है, इस कॉर्नर से मटेरियल को हटाने के लिए, या कॉर्नर सही से चौरस हो सके उसके लिए हम लोग इसी का यूज करते हैं, डायमंड पॉइंट चीजल का। या फिर कहीं पे कीवे काटेंगे, कीवे काटेंगे तब भी तो यहाँ पे देखिए कॉर्नर बन गया, 3 कॉर्नर पे से मटेरियल को हटाने के लिए वी निकुलिया होता है, तो आसानी से यहाँ से मटेरियल को हटा लेता है, तो वी ग्रुप सॉरी डायमंड पॉइंट चीजल का यूज ऐसी जगहों पे किया जाता है। कीवे पे जो कॉर्नर बनेंगे वहां से भी मटेरियल हटाने के लिए। क्वेश्चन में पूछा था कि कुंजी मार्ग के कोनों से पदार्थ को हटाने के लिए कौन यूज किया जाता है? डायमंड पॉइंट चीजल। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे एंगल की बात किया जाए तो इसकी जो एंगल होता है वह 60 डिग्री होता है। कितना होता है? 60 डिग्री होता है। और इसकी बात की जाए, ठीक है, इसके जो कटिंग है जो उसकी चौड़ाई तो 6 से 16 mm। ठीक है, 6 से 16 mm होता है। और क्रॉस कट चीजल, क्रॉस कट चीजल को हम लोग केप चीजल के नाम से भी जानते हैं, केप चीजल के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे जो ऑप्शन आपको सॉरी जो फिगर आपको दिख रहा है यह वाला, यह हमारा किसका है? क्रॉस कट चीजल का है। जनरली हमारा कीवे वगैरह काटने के लिए सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। किस लिए? कीवे काटने के लिए। इसका भी जो कटिंग एज का एंगल रहता है फ्लैट चीजल वाला ही होता है, 35 से 70 डिग्री होता है, और इसकी कटिंग एज की जो चौड़ाई रहती है वह 4 से 12 mm रहती है। कितना रहता है? 4 से 12 mm रहता है। ठीक है, एक चीज और हमें ध्यान देना है यहाँ पे कि अगर इन दोनों से कंपेयर किया जाए तो जो फ्लैट चीजल है और केप चीजल है, फ्लैट चीजल में कटिंग एज की देखिए चौड़ाई ज्यादा है, मोटाई कम है। मोटाई कितनी है? फ्लैट चीजल की आगे जो कटिंग एज की मोटाई इतनी थोड़ी सी तो है, पर इसमें देखिए कटिंग एज की चौड़ाई भाई उसका 16 से 32 था, इसका 4 से 12 है। इसकी कटिंग एज की चौड़ाई देखिए कम है, इसकी कटिंग एज की चौड़ाई ज्यादा थी, तो उसकी अपेक्षा इसकी कटिंग एज की चौड़ाई कम, लेकिन मोटाई देखिए उसकी अपेक्षा ज्यादा। तो इसकी कटिंग एज की चौड़ाई उसकी अपेक्षा कम लेकिन मोटाई ज्यादा होती है, इस बात को भी हमें ध्यान रखना। आगे हाफ राउंड चीजल, तो यह वाला जो फिगर आपको दिखाया गया है ये हाफ राउंड चीजल का, आगे आप देख भी रहे होंगे यहाँ बड़ा करके दिखाया गया कि ये ऐसे राउंड में आगे वाला ऐसा कैसे बना, राउंड में बना हुआ है, तो इसलिए इसे हाफ राउंड चीजल कहते हैं। इसका जो एंगल रहता है जनरली 35 डिग्री से 45 डिग्री रहता है। एंगल कितना होता है? 35 से 45 डिग्री। और जो कटिंग एज की चौड़ाई रहती है वो 2 से 16 mm तक होती है, 2 से 16 mm तक होती है। और इसका यूज कहाँ किया जाएगा हाफ राउंड चीजल का? तो आप देख रहे हैं इस तरह से वक्राकार खांचे काटने के लिए। कैसा?
वक्राकार खांचा काटना हो, ग्रुप्स काटना हो, उसके लिए यूज किया जाएगा, ठीक है। या फिर कह सकते हैं आयल ग्रुप्स बनाने के लिए। किस लिए? कई बार क्वेश्चन में ये पूछता है कि आयल ग्रुप्स बनाने के लिए कौन सी चीजें यूज की जाती है। देखिए इस तरह से बनाएगा तो इस नालियां हो जाएंगी ना, ऑयल को, तेल को जाने के लिए नालियां मिल जाएंगी। तो आयल ग्रुप्स बनाना हो या वक्राकार खांचा काटना हो, तो इन केसेस में हम लोग क्या करते हैं, हाफ राउंड नोचीजर का यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला है, किस फाइल में एक दिशा में दांते कटे होते हैं। देखिए फाइल के मैंने फिगर ले रखे हैं, बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाए किसमें एक ही दिशा में दांता कटा हुआ है। पहला है सिंगल कट फाइल। यहाँ पे हम देख रहे हैं, ये आपके सामने क्या है, सिंगल कट फाइल है। इसमें जो दांते हैं एक ही दिशा में कटे हुए हैं, ठीक है, और इसका एंगल कितना बन रहा है, 60 डिग्री। क्लियर? सिंगल कट दांते हैं, एक ही दिशा में दांता कटा हुआ है भाई, किसी एक ही दिशा में जा रहा है ना, यह भी इसी दिशा में, यह भी इसी दिशा में, यह भी इसी, सब दांते एक ही दिशा में जा रहे हैं और इसका एंगल 60 डिग्री होता है। तो यही हमारा सही हो जाएगा कि सिंगल कट फाइल में जो दांते होते हैं वो एक ही दिशा में कटे होते हैं। यह जनरली हमारा सॉफ्ट मटेरियल के लिए यूज किया जाता है। किसके लिए? सॉफ्ट मटेरियल के लिए यूज किया जाता है। वहीं पे आगे बढ़ेंगे, कर्व कट फाइल। कर्व कट फाइल कौन सी है? तो कर्व कट फाइल को हम लोग सर्कुलर कट फाइल के नाम से भी जानते हैं। कौन से नाम से? सर्कुलर कट फाइल या फिर विक्सन फाइल भी बोलते हैं। विक्सन फाइल, यह वाली जो फाइल है यह हमारा है सर्कुलर कट। यहाँ पे दांते इसके देख रहे होंगे थोड़ा वृत्ताकार आकृति में ना, सर्कुलर में ऐसे ऐसे दांते कटे हुए हैं। तो यह एक दिशा में है नहीं, यहाँ पे जाएंगे दिशा अलग। आप जानते हैं ना, कोई भी देखिए दिशा एक तब बोला जाता है, जैसे एक पॉइंट यह हो गया, एक पॉइंट सीधी लाइन मैंने खींच दी, तो इस पॉइंट पे कई सारे पॉइंट बना लीजिए और वहाँ पे एरो का निशान लगाइए। देखिए यह भी वही दिशा है, यह भी वही दिशा, यह भी वही दिशा, यह भी वही दिशा। लेकिन इसमें देखिए यहाँ क्या होगा, यहाँ पे कर्व में है ना, कर्व मतलब ऐसे दांते बने हुए, यहाँ का पॉइंट इधर जाएगा, यहाँ वाला पॉइंट इधर जाएगा, यहाँ वाला पॉइंट इधर जाएगा, यहाँ वाला पॉइंट इधर, यहाँ वाला इधर। मतलब इसकी दिशा बदल रही है, एक ही दिशा नहीं है। जबकि यहाँ पे क्या कहा था, एक ही दिशा में दांते कटे हो, पर इसमें दांतों को देखिए दिशा बदल रही है, क्योंकि कर्व कट हो गया तो दिशा बदलेगी, इसलिए वो उसमें नहीं आएगा, ठीक है। सेकेंड कट फाइल में क्या होता है, देखिए सेकेंड कट फाइल जो है ग्रेड के आधार पे, बाकी अभी तो हमने शेप के आधार पे देखा, ग्रेड पे के आधार पे ज्यादातर जो हमारी फाइलें यूज होती है, जैसे कि रफ फाइल। कौन सी फाइल? रफ फाइल। बास्टर्ड फाइल, बास्टर्ड फाइल। उसके बाद आपका कौन सा आ गया, ये सेकेंड कट फाइल आ गया। तो इस तरह से हमारी होती हैं फाइलें जो ग्रेड के आधार पर, दांतों के आधार पे, कटिंग के आधार पे बांटा गया है ना, कि 1 सेंटीमीटर में कितने दांते कटे हुए। अगर 1 सेंटीमीटर में 8 दांते हैं, कितने? 8 दांते प्रति सेंटीमीटर हो तो उसे रफ फाइल माना जाता है। 12 दांते प्रति सेंटीमीटर हो जाए तो उसे बास्टर्ड फाइल मानते हैं। और वहीं पर अगर 16 दांते प्रति सेंटीमीटर हो जाए तो उसे सेकेंड कट फाइल मानते हैं, ठीक है। ज्यादा अच्छे यह जो होता है सेकेंड कट फाइल, मतलब अगर किसी जॉब को परिशुद्ध तक, उसको निकट साइज तक, उसको निकट साइज तक पहुंचाना है जॉब को, या फिर उसकी अच्छी फिनिशिंग हमें चाहिए, तो उस केस में हम लोग सेकेंड कट फाइल यूज करते हैं, क्योंकि इसके दांते नजदीक होते हैं, इसलिए अच्छी फिनिशिंग देते हैं। प्लस ये हार्ड मटेरियल के लिए भी यूज होता है। किसके लिए? हार्ड मटेरियल के लिए। तो ये ग्रेड के आधार पे हो गया। सेकेंड कट फाइल हमारी कोई अलग टाइप की नहीं, इसमें डबल दांते होते हैं, डबल दांते ही कटे होते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, फिर ऐसे ऐसे ऐसे। इसीलिए इसमें क्या होगा भाई, दोनों दिशा में हो गया, एक ही दिशा में तो दांते हैं नहीं, जबकि क्वेश्चन में एक ही दिशा में पूछा हुआ था, इसलिए सेकंड कट फाइल आपका सही नहीं होगा। डबल कट फाइल क्या है, तो यह वाला जो फिगर आपको दिख रहा है ना, एक सेकंड, ठीक है, यह जो फिगर है आपका, यह डबल कट फाइल का। इसमें भी देखिए दांते क्या है, एक दांता इधर को कटा हुआ है, फिर इधर को, दो दिशा में, एक बार इधर को दांता आ रहा है, फिर एक बार इधर को जा रहा है, तो दिशा चेंज हो गया, तो एक ही दिशा में नहीं है, इसलिए अभी आपका ऑप्शन सही नहीं होगा। और इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं कि जो सेकेंड कट होता, सॉरी डबल कट होता है ना, सिंगल कट में तो आपने देखा एक ही दिशा में तो 60 डिग्री एंगल होता है, लेकिन जो डबल कट होता है ना, इसमें देखिए पहले यह वाला दाता काटा गया, फिर बाद में इधर से इधर को काटा गया, ठीक है। तो जो पहले दाता काटा जाता है, जो पहली वाली दाता काटा जा रहा है, इसका जो एंगल होता है वो 70 डिग्री होता है। पहला कट जो लगाया जाता है, जो पहला कट लगाया जाता है, पहला कट एंगल कितना है, 70 डिग्री होता है। और इसको हम लोग बोलते क्या है, पहले कट को ओवर कट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ओवर कट। एंगल कितना होगा? 70 डिग्री। उसके बाद बात की जाए, अब देख रहे हैं यहाँ पे ऐसे दूसरा वाला कट शुरू हो गया। जो दूसरा कट लगाया जाता है ना, इसका जो एंगल होता है 51 डिग्री होता है। कितना होता है? 51 डिग्री होता है। तो जो दूसरा कट होगा, दूसरा कट, उसको हम लोग कहते हैं अप कट। क्या बोला जाता है? अप कट। और एंगल 51 डिग्री। ये चीज भी ध्यान रखना, कई बार पूछ लेता है, पहले कट को ओवर कट के नाम से, दूसरे कट को अप कट के नाम से। तो देखिए जो पहला कट लगाया जाएगा, जब दूसरा कट लगाएंगे तो इसके ऊपर लगेगा ना, पहला कट हमने लगा दिया, दूसरा कट लगाएंगे तो इसके ऊपर लगाएंगे, ऊपर का मतलब अप। तो इससे आपको आसानी से याद रहेगा कि दूसरा कट, जब भाई पहला कट लगाने के बजाय दूसरा उसके ऊपर लगाएंगे, तो पहला कट लगाने के बजाय दूसरा उसके ऊपर लगा रहे हैं, तो मतलब अप हो गया, तो अप कट कह देंगे। जब दूसरा का आपको पता चल जाएगा कि अप कट है, पहला अपने आप समझ जाएंगे इसका मतलब ओवर कट होगा। इससे से थोड़ा याद रहेगा, इसलिए मैं ऐसी चीजें बता रहा हूं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है लकड़ी और चमड़े की फाइलिंग के लिए, लकड़ी और चमड़े की फाइलिंग करने के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है।
देखिए हैंड फाइल की यह जो फिगर आपको दिख रहा है हैंड फाइल है, इसके बारे में हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं कि इसमें क्या होता है, इसके फेस पर डबल दांतें कटे होते हैं, प्लस यह अपनी पूरी चौड़ाई में एक समान होता है, मतलब कोई भी इसमें टेपर नहीं होता है। इसकी यह पूरी लंबाई में इसकी जो चौड़ाई रहती है एक समान होती है, समानांतर रहती है, इसमें कोई भी टेपर नहीं होता है। इसके एक एज पे क्या होता है, इसके एक एज पे दांतें कटे होते हैं, एक एज पे दांतें कटे होते हैं, जबकि दूसरा एज बिना दांतों के होता है, जिसे हम लोग सेफ एज के नाम से जानते हैं। यहाँ पर देखिए दिखाया भी गया कि इधर फेस पे दांत है, इधर फेस पे दांत है, नीचे वाले एज पे दांत है, लेकिन ऊपर वाला जो एज है वो बिना दांतों का, इसलिए इसको क्या कहते हैं, सेफ एज कहते हैं। ठीक है, इसका यूज कहाँ किया जाता है, तो कहीं पर इस टाइप का अगर मान लीजिए आपके पास जॉब है और आपको फाइलिंग कहाँ कर देंगे, यहाँ पे अब इस वाली सतह की फाइलिंग करनी है, इस वाली सतह की, तो इस फाइल को आप खड़ी करके फाइलिंग करोगे। अगर दोनों साइड दांते कटे होते हैं, आप इस साइड वाले सरफेस को घिस रहे होते और जो इसका एज वाला किनारा क्या करता है, यहाँ पे घिस करके गड्ढा बना देता, ग्रुप्स बना देता, तो आपको पता चला आप साइड वाला घिसना चाह रहे थे और नीचे वाला गड्ढा होकर के आपका जॉब बेकार हो गया। तो ऐसी जगहों पे सेफ फेस फाइल यूज की जाती है, हैंड फाइल। अब हैंड फाइल में क्या है, जिधर दाता नहीं कटा हुआ उस वाले हिस्से को नीचे कर दीजिए, तो नीचे यहाँ पे घिसेगा भी नहीं और साइड वाला हिस्सा आप आसानी से घिस लेंगे, फिनिशिंग कर लेंगे, आपका काम भी बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, हैंड फाइल हो गया। बास्टर्ड फाइल क्या है, तो बास्टर्ड फाइल अभी हमने पीछे बात किया ग्रेड के आधार पर कि जिसमें 1 सेंटीमीटर में 12 दांतें होते हैं, उसे हम लोग बास्टर्ड फाइल कहते हैं। ठीक है, यह भी अधिक मटेरियल करता है। रास्ट कट फाइल जो यह आपके सामने रास्ट कट फाइल है, इसमें जो दांतें होती है वो पंच के द्वारा अलग अलग उभार करके बनाए जाते हैं। दांतें देख रहे हैं, कोई भी दांता एक दूसरे से जुड़ा नहीं, सब अलग अलग पंच के द्वारा उभार करके बनाए जाते हैं। इसका यूज किया जाता है सॉफ्ट मटेरियल, एल्यूमिनियम, कॉपर, ऐसी सॉफ्ट मटेरियल की घिसाई करने के लिए, या फिर लकड़ी हो गया और चमड़ा हो गया। ठीक है, मैंने घोड़े का खुर वगैरह भी बताया था, उनकी भी घिसाई करने के लिए यह रास्ट कट फाइल यूज की जाती है। और यहाँ पर वही पूछा भी था कि लकड़ी और चमड़े की फाइलिंग करने के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, रास्ट कट फाइल। ठीक है, सिंगल कट फाइल देखिए, यह आपके सामने सिंगल कट फाइल है। अभी हमने बात किया था कि इसका जो एंगल रहता है वो कितना रहता है, 60 डिग्री रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, क्यों फाइलों के कटिंग फेसेस को लंबाई के साइड से थोड़ा बिवेल किया जाता है। फाइल का जो कटिंग फेस होता है ना, पूरा सीधा नहीं, हल्का सा बिवेल रखते हैं, पूरा फ्लैट नहीं रखते, थोड़ा सा बिवेल रखते हैं। तो क्यों रखते हैं, तो देखिए इसके 2 रीजन है। एक तो है कि जब अगर वह पूरा फ्लैट होता तो जब हम किसी जॉब को घिसने जा रहे होते ना, तो वह पूरे दांते पूरा चौड़ाई में उस जॉब के संपर्क में आते और हमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता, हमें घिसने में कठिनाई होती। तो हम घिसाई या फिनिशिंग आसानी से कर सके किसके द्वारा, फाइल के द्वारा, इसलिए हम क्या करते हैं कि फाइल को हल्का सा कर्व में बनाते हैं, इसको थोड़ा सा फेस क्या करते हैं, बेवेल कर दिया जाता है, तो उसके सारे दांते एक साथ संपर्क में नहीं आएंगे और आप आसानी से फाइलिंग कर पाएंगे। एक तो ये हो गया। दूसरा, क्लियर हुआ, मतलब आसानी से फाइलिंग की जा सके, इसलिए हम ऐसा करते हैं कि सारे दांते एक साथ संपर्क में ना आए और आसानी से फाइलिंग की जा सके। दूसरा, हम लोग फाइल को जब हार्ड एंड टेम्पर करते हैं, फाइल को हार्ड करने के बाद जब टेम्पर किया जाता है ना, कई बार यह भी क्वेश्चन पूछा कि टेम्पर करते समय फाइल को जो है हम लोग क्या करते हैं, तेल में डुबोते हैं, तो कौन सी हॉरिजॉन्टल अवस्था में डुबोया जाए या वर्टिकल में खड़ी अवस्था में डुबोया जाए। तो हमें ध्यान रखना है कि जब भी हम टेम्परिंग करते हैं तो फाइल को ऑयल में खड़ी अवस्था में डुबोते हैं, वर्टिकल स्टेज में डुबोते हैं। ठीक है, तो जब हम उसका टेम्परिंग करते हैं तो उस समय भी अगर आपकी फाइल जो है उसमें बेवल नहीं होगा, बिल्कुल प्लेन और सीधा होगा, तो उसमें क्या कहते हैं, टेढ़ापन आने का डर रहता है। ठीक है, तो उससे भी बचने के लिए यह बीवल थोड़ा किया जाता है। तो 2 चीजें, और यहाँ पे देखिए ऑप्शन में क्या, वर्कपीस पर उचित पकड़ प्राप्त करें, फ्लैट सतहों की फाइलिंग आसान करने के लिए। ठीक है, फाइल फेस और वर्कपीस क्लियरेंस प्रदान करने के लिए अधिक सुनिश्चित। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा कि फ्लैट सतहों की फाइलिंग आसान करने के लिए, कि हमारा आसानी से फाइलिंग की जा सके, इसलिए थोड़ा बीवल कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ब्लेड की किस पीच का उपयोग कांस्य, पीतल और कास्ट आयरन काटने के लिए किया जाता है। देखिए ब्लेड की, कौन सी ब्लेड की बात कर रहा है, हेक्सा ब्लेड की। किसकी बात कर रहा है, हेक्सा ब्लेड। आप जानते हैं इस टाइप से रहता है और यहाँ पे कटे होते हैं दांते। क्या कटे होते हैं, दांते कटे होते हैं। ठीक है, इधर एक होल बना होता है जिसको पिन होल कहते हैं, इधर भी एक होल बना होता है, पिन होल बोलते हैं, और इसी की मदद से हम लोग इसको हेक्सा में पकड़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए पिच की बात कर रहा हूं, पिच क्या होता है, पहले हमें पिच तो पता हो, पिच पता रहेगा तब चीजें थोड़ा क्लियर होंगी। ऐसा नहीं कि हमने रट लिया कि भाई ये ब्लेड है किस पिच का तो इस पिच का, पहले आप ये समझिए। देखिए यहाँ पे मैंने ब्लेड भी बहुत बढ़िया बना रखा है ना, तो यहाँ पे जो पिच होता है, पिच क्या होगा आपका, तो एक दांते से दूसरे दांते के बीच की जो दूरी होती है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पिच कहते हैं। क्या कहते हैं, पिच कहते हैं। सेम वही थ्रेड वाली हालत है, जैसे थ्रेड में होता है ना, एक थ्रेड से दूसरे थ्रेड के बीच की जो दूरी होती है वो पिच कहलाती है, वैसे यहाँ पर भी पिच है। एक दांते से दूसरे दांते के बीच की जो दूरी है वो पिच कहलाएगी। तो पूछ रहा है कि कांस्य, पीतल और कास्ट आयरन, मतलब कांस्य का मतलब क्या हो गया आपका, ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज हो गया, ब्रास हो गया, कास्ट आयरन हो गया, इनको काटने के लिए बात कर रहा है ना। तो किसका, तो देखिए सॉफ्ट मटेरियल, यहाँ पे मैंने इसलिए अलग से ले रखा है, इस चीज को आप अपने कॉपी में जरूर नोट कर लीजिएगा
आपका, या इवन मतलब यहाँ पे सिर्फ आपके आईटी एग्जाम में काम नहीं आएगा, यह भी वही क्वेश्चन है जो आपके ज्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। इसलिए मैंने सारा यहाँ पे मटेरियल ले रखा कि आपका आईटीआई के साथ साथ वहां का भी काम चलता रहे, ठीक है। तो देखिए इस चीज को जरूर नोट कर लीजिएगा अपने बुक पे, कॉपी पे। जैसे सॉफ्ट मटेरियल हो गया, जो सॉफ्ट मटेरियल है जैसे ब्रॉन्ज, ब्रास, सॉफ्ट स्टील, कास्ट आयरन, ऐसी चीजों के लिए जो पिच रखा जाता है, कितना रखा जाता है 1.8 mm, मतलब एक दांते से दूसरे दांते के बीच की जो दूरी होगी 1.8 mm होनी चाहिए। कब? जब हमें सॉफ्ट मटेरियल काटना हो, जैसे ब्रॉन्ज, ब्रास, सॉफ्ट स्टील या कास्ट आयरन, ठीक है। या फिर कोई मोटा सेक्शन काटना हो, क्या काटना हो? कोई मोटा सेक्शन काटना हो, उस केस में भी हमारा पिच यही रखा जाता है। और क्वेश्चन में भी यही पूछ रखा है ब्रॉन्ज ब्रास के लिए, और यहाँ भी देखिए ब्रॉन्ज ब्रास कास्ट आयरन हमने ले रखा है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी वाला 1.8 mm। बाकी कब होंगे? जैसे टूल स्टील, टूल स्टील को हम लोग क्या कह सकते हैं? हाई कार्बन स्टील ही को तो बोलते हैं हाई कार्बन स्टील। हाई कार्बन स्टील कहिए, टूल स्टील कहिए, और हाई स्पीड स्टील, इनके लिए जो पिच रखी जाती है वो 1.4 mm रखी जाती है। जबकि यहाँ पे एंगल आयरन, कॉपर आयरन की पाइप की बात करें तो उसके लिए जो पिच रखी जाती है 1 mm रखी जाती है। एंगल आयरन समझ रहे हैं ना, जो एंगल आयरन इस टाइप से बना होता है, ठीक है। नॉर्मल फ्लैट सरफेस है तो एंगल हो गया, और जब वो दो सरफेस एक दूसरे 90 डिग्री, दरवाजे वगैरह का फ्रेम वगैरह देखेंगे वैसे ही होता है, जब 90 डिग्री पे जाता है तो एंगल आयरन बोलते हैं। कंड्यूट पाइप, कंड्यूट पाइप क्या है आपकी? जो बिजली के लिए वायरिंग में यूज की जाती है पाइप ना, प्लास्टिक वाली, उसको कंड्यूट पाइप कहते हैं। शीट मेटल हो गया आपका, और अन्य पतले ट्यूब हो गए। ध्यान रखिएगा ट्यूब वाला क्वेश्चन कई बार पूछा है, पतले ट्यूब के लिए, तो उसके लिए जो हमारा रहेगा वो 0.8 mm वाला रहेगा पिच, मतलब एक दांते से दूसरे दांते के बीच की दूरी 0.8 mm रहेगी। या फिर कोई पतला सेक्शन है, क्या हो? पतला सेक्शन हो, तब भी यही वाला यूज किया जाएगा। देखिए एक चीज हमें ध्यान रखना होता है, जब भी हम किसी भी फाइल सॉरी किसी भी हेक्सा के ब्लेड से किसी मटेरियल को काटते हैं, तो कम से कम उस ब्लेड का 2 से 3 दांता उस सरफेस पे आना चाहिए, तभी कटाई हो पाएगी। इसका मतलब क्या? इसका मतलब यह कि मान लीजिए आपके पास कोई बहुत ज्यादा, मान लीजिए हमने यह क्या 1.8 mm हमारे पास यह जो ब्लेड है, यह जो ब्लेड है इसके जो पीच है वह क्या है? इसका जो पिच है 1.8 mm वाला है। पिच क्या है? 1.8 mm, मतलब एक दांते से दूसरे दांते के बीच की जो दूरी है कितना है? 1.8 mm है। और हमें हमारे पास कोई पतला सेक्शन है, पतला सेक्शन के है मतलब मान लीजिए उसकी मोटाई कितनी है? 1 mm है। हमें 1 mm का अगर कोई पतला सेक्शन उसकी कटाई करनी है, आप काटने जाओगे तो यहाँ दांतों के बीच में गैप कितना? 1.8 mm का, और सीट आपकी 1 mm मोटी है, जो यहाँ रखोगे तो दांतों के बीच में घुस जाएगी सीट, इस तरह से ना, सीट क्या होगा? दांतों के बीच में इस तरह से घुस जाएगी। अब इसमें फंस गई, वो कटाई कहाँ कर पाएगी? वो तो दांतों के बीच में घुस गई, दांता उसके ऊपर आएगा तब तो काटेगा। जब वो दांते के अंदर घुस जाएगी इस तरह से दांते के अंदर फंस जाएगी, तो कटाई तो होगी नहीं। तो इसीलिए बोला जाता है कि किसी भी सीट की अगर हमें कटाई करनी है तो कम से कम ब्लेड का 2 से 3 दांता, कम से कम 2 तो आना ही चाहिए। 2 से 3 दांता अगर उसके सरफेस पे आएगा तभी कटाई संभव है। तो अब यहाँ पे देखिए पतला सेक्शन 1 mm का है, तो हम लोग 1.8 mm वाले से नहीं काट पा रहे हैं। किससे काट पाएंगे? 1 mm वाला अगर लेंगे तब भी एक ही दांता संपर्क में आएगा, इसलिए 0.8 mm। अगर हम 0.8 mm लेंगे तो मतलब एक दांते से दूसरे दांते के बीच की दूरी कितनी होगी? 0.8 mm। जबकि हमारी सीट की मोटाई 1 mm है, मतलब उसके सरफेस पे कम से कम एक और दो पॉइंट मिलेंगे, 2 दांते आ जाएंगे सरफेस के ऊपर, तो आसानी से कटाई हो जाएगी। इसीलिए जब पतला सेक्शन, मैंने बताया 1 mm पतला सेक्शन हो गया, तो यहाँ पे देखिए हमने लिखा था कि पतले सेक्शन के लिए क्या होगा? 0.8 mm वाला, इसीलिए पतला सेक्शन के लिए लेते हैं ताकि वह उसके बीच में फंस ना जाए, ठीक है। सिर्फ रटना नहीं कि पतला सेक्शन के लिए, मैंने आपको बताया कि पतला सेक्शन के लिए क्यों ये 0.8 mm वाला लिया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। यदि छेनी का क्लियरेंस कोड बहुत अधिक है तो क्या होगा? आपके सामने यह चीज दिख रही है, ठीक है, यह चीजल है हमारी। चलिए मेरे ख्याल से दिख रहा होगा, इसको बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक। अब चीजल के द्वारा हम क्या करें? किसी जॉब की कटाई करेंगे तो इस तरह से होगा। यहाँ पे हमारा जॉब की सरफेस होती है, इस तरह से कटाई करते हुए हम चलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है? जब जॉब की कटाई की जाती है, सरफेस हमारी जो कटी हुई है जॉब की सरफेस के बीच, और ये जो चीजल है, चीजल का निचला फेस, चीजल का नीचे वाला जो फेस है यह हो गया, और जो जॉब कटी हुई सरफेस है इसके बीच ये जो एंगल होता है, इसको हम लोग अल्फा से दिखाते हैं, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? क्लियरेंस एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लियरेंस एंगल। ये अभी मैं पहले आप लोगों को बता चुका हूँ, ठीक है। और उसके बाद जहां जॉब की कटाई की जा रही है उस पर परपेंडिकुलर लाइन खींच दीजिए। कैसी लाइन खींच दीजिए? परपेंडिकुलर लाइन खींच दीजिए। और परपेंडिकुलर लाइन जो हम खींच देंगे ना, और चीजल की ऊपरी सरफेस, चीजल की ऊपरी, चीजल की निचली सरफेस और जॉब जहां पे कटाई की गई है उसके बीच का जो एंगल, क्लियरेंस एंगल, और उस पर परपेंडिकुलर जहां पे कटाई की जा रही है परपेंडिकुलर लाइन खींच दीजिए, और चीजल के ऊपरी सरफेस के बीच अब यह जो एंगल बनेगा हमारा यहाँ से यहाँ तक, इस एंगल को गामा के द्वारा दिखाते हैं। और इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम लोग रेक एंगल। क्या बोलते हैं? रेक एंगल।
ठीक है। अब बचा क्या, चीजल के ऊपरी फेस निचली फेस, इनके बीच के जो ये एंगल है ये हमारा क्या कहलाता है, यह कहलाता है पॉइंट एंगल। पॉइंट एंगल या कटिंग एज एंगल कह सकते हैं ना, कटिंग एज एंगल भी यही है, कटिंग एंगल, सॉरी कटिंग एंगल या पॉइंट एंगल कह देंगे। तो ये तीनों चीजें हो गई। अब एक चीज हमें ध्यान देना है कि जो क्लियरेंस एंगल और रेक एंगल है ना, एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। जैसे अगर रेक एंगल का मान कम कब होगा, अगर हम चीजल को ऊपर उठाएंगे, चीजल को ऊपर उठाएंगे तो चीजल इधर आएगी और यह मान कम होता जाएगा, रेक एंगल का मान घटता जाएगा। जब रेक एंगल का मान घटेगा तो हम नीचे देखेंगे कि यह ऊपर उठ रहा है तो यह वाला मान बढ़ेगा, कौन सा वाला, यह क्लियरेंस वाला। जब चीजें ऊपर उठेगी तो नीचे मान बढ़ेगा, ऊपर घटेगा, मतलब जब रेक एंगल का मान घटता है तो क्लियरेंस एंगल का मान बढ़ता है। उसके विपरीत अगर चीजल को नीचे को झुकाएंगे तो क्लियरेंस एंगल का मान कम होगा, भाई जितना नीचे होगी एंगल घटता जाएगा, क्लियरेंस एंगल का मान कम होगा, लेकिन यहाँ पे रेक एंगल बढ़ेगा। तो ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। रेक एंगल अगर घटेगा तो क्लियरेंस एंगल बढ़ेगा, क्लियरेंस एंगल घटेगा तो रेक एंगल बढ़ेगा। ठीक है, किस हिसाब से हम लोग इसको कम या ज्यादा करेंगे तो वह डिपेंड करता है काटे जाने वाले मटेरियल पे। किस पे, काटे जाने वाले मटेरियल पे। अगर हमारा जो मटेरियल है जिसको हमें काटना है, जो हमारा जॉब है, अगर वो हार्ड है, क्या है, हार्ड है, अगर हार्ड है तो हम इस चीजल को, भाई अगर आप नीचे करोगे हार्ड होगा तो आप जब हैमर से स्ट्राइक करोगे, प्रहार करोगे तो चीजल स्लिप कर जाएगी, अंदर घुसेगी नहीं। तो इसलिए हमें चीजल को खड़ा करना पड़ेगा, थोड़ा खड़ा करेंगे तो आप स्ट्राइक करोगे चीजल उसके अंदर आसानी से घुसेगी और कटाई करेगी। तो अगर मेटल हार्ड है तो चीजल को हमें थोड़ा खड़ा करना पड़ेगा, खड़ा करेंगे तो अधिक एंगल का मान कम होगा। मतलब हार्ड अगर मटेरियल है, मटेरियल क्या है, मटेरियल, मटेरियल अगर हमारा क्या है, हार्ड है, तो रेक एंगल का मान क्या हो रहा है, इसको हम लोग उठाएंगे तो रेक एंगल का मान कम होगा, रेक एंगल कम होगा। और सीधी सी बात, मतलब हार्ड मटेरियल में रेक एंगल का मान अगर कम हो गया तो इसका मतलब क्लियरेंस एंगल का मान क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, उसका उल्टा रहेगा, मैंने आपको बताया। और वहीं पर अगर बात करें मटेरियल क्या है, सॉफ्ट है, मटेरियल सॉफ्ट होगा तब हम इसको चीजल को थोड़ा झुकाकर भी काम कर लेंगे, तो इसका मतलब आप कह सकते हैं जो रेक एंगल का मान रहेगा वो क्या रहेगा, अधिक रहेगा। अगर एक एंगल का मान अधिक तो क्लियरेंस एंगल का मान इसका मतलब सॉफ्ट के लिए क्या रहेगा, कम रहेगा। तो ये मटेरियल पे डिपेंड करता है। ठीक है, देखिए यहाँ क्या पूछा, छेनी का क्लियरेंस कोड अगर बहुत अधिक है तो क्या होगा, क्लियरेंस कोड की बात कर रहा है। देखिए क्लियरेंस कोड अधिक कब होगा, जब चीजल को हम क्या करेंगे, नीचे झुकाएंगे तो क्लियरेंस कोड कम होगा, ऊपर अगर ज्यादा ले जाएंगे तो क्लियरेंस कोड अधिक होगा, मतलब चीजल को हम ज्यादा खड़ा कर दिए, ज्यादा खड़ा कर देंगे क्लियरेंस एंगल का मान बढ़ जाएगा, फिर जब चोट आएगा तो चीजल क्या होगी, अंदर धंस जाएगी, गड्ढा कर देगी, जॉब के अंदर घुस जाएगी। भाई चीजल ज्यादा खड़ा कर देंगे तो चिप्स के रूप में नहीं निकालेगी, जबकि खुद चिप्स के क्या होगी, चीजल उस जॉब के अंदर घुस जाएगी, गड्ढा कर देगी। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन बी है, सतह पर गड्ढा कर देगी। छेनी स्लिप कब करेगी, लिख रहा ना, छेनी स्लिप करेगी, स्लिप तब करती जब क्लियरेंस कोड का मान कम हो जाता, बहुत कम हो जाता। जैसे हम चीजल को ज्यादा झुका देंगे तो क्लियरेंस एंगल का मान घटता जाएगा, ज्यादा झुकाने का मतलब है कि अब इस संपर्क में आप यहाँ स्ट्राइक करोगे, इस पर स्लिप कर जाएगा, कटाई नहीं कर पाएगा। तो ज्यादा झुकाएंगे तो क्या होगा, आपका क्लियरेंस कोड बहुत कम होगा। क्लियरेंस कोड जब कम होगा तो छेनी हमारी स्लिप कर जाएगी, क्लियरेंस कोड जब ज्यादा होगा तो वह उसमें घुस जाएगी, गड्ढा कर देगी। इस चीज का हमें ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। कह रहा है किस प्रकार के हथौड़े का उपयोग रिवेटिंग रहेगा ना, रिवेटिंग के लिए किया जाता है। किस प्रकार के हथौड़े का उपयोग रिवेटिंग के लिए किया जाता है। रिवेटिंग क्या होता था, जो जब हम लोग दो पार्ट को रिवेट के माध्यम से जोड़ते हैं तो उसी को रिवेटिंग कहते हैं। ये सेमी परमानेंट के अंतर्गत आता है। एक पार्ट हमारा इस तरह से हो गया, दूसरा पार्ट हमारा मान लीजिए किया होगा। अब दोनों को क्या करना है, रिविट के माध्यम से जोड़ना है। इनके बीच में क्या कर दिया जाएगा, यहाँ से यहाँ तक होल कर दिया जाएगा। रिविट हमारे पास कुछ इस तरह से आकृति में होती है, एक साइड इसका हेड बना होता है, दूसरे साइड इसका टेल बना होता है, जिसको हम लोग बाद में पीट करके इसको भी हेड के रूप में बनाते हैं। तो अब रिविट को हम लोग इसके अंदर डाल देंगे तो यह क्या होगा, यहाँ पे हेड आके टकरा जाएगा, उसका टेल वाला हिस्सा इधर बाहर निकल जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, दो पार्टों बीच में होल है, रिविट हमने डाल दिया। अब इधर भी पीट पीट कर, जैसे इधर इसका हेड बना हुआ वैसे इधर भी हेड बना देंगे। क्या बनाएंगे, पीट पीट करके ऐसे हेड बना देंगे, तभी अब ज्वाइंट हमारा तैयार हो जाएगा। तो हेड बनाने के लिए कैसा हमें बनाना है, बॉल जैसा, जैसे ये बॉल है तो बॉल जैसा हेड भी बनाना है। तो इसके लिए कौन सा हैमर यूज करेंगे, तो बॉल जैसा चाहिए तो बॉल वाला यूज कर लेंगे, बॉल पिन हैमर। इसके ऊपर की आकृति देखिए बॉल जैसा बना है, तो रिविटिंग करने के लिए उसको चूंकि बॉल के रूप में बनाना पड़ता है, तो जैसी आकृति वैसी आकृति वाला हैमर भी, क्योंकि इसमें बॉल बना हुआ है तो इसको क्या बोलते हैं, बॉल पिन हैमर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बॉल पिन हैमर। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन भी आपका सही हो जाएगा, बॉल पिन हैमर। क्रॉस पिन हैमर कब होता, देखिए यही हैमर है हमारा और इसका पिन अब कैसी आकृति में है, यहाँ पे हैंडल मान लीजिए इस तरह से। ठीक है, तो इसकी आकृति देखिए, हैंडल और इसका जो पिन है उसके क्रॉस में है। हैंडल है उसका इस तरह से और पिन क्रॉस में। जब हैंडल सीधा और पिन उसके क्रॉस में हो तो क्रॉस पिन हैमर, मतलब जैसी आकृति वही उसका काम, कुछ रटना नहीं है। हैमर उसकी पिन उसके क्रॉस में, क्रॉस पिन हैमर। और अभी क्या होगा, हैमर रहेगा उसकी पिन उसके सीध में हो जाएगी, स्ट्रेट हो जाएगी, सीध में हो जाएगी, तो स्ट्रेट पिन हैमर। पिन पे डिपेंड करेगा। और अगर पिन उसका बॉल जैसा बना हुआ है तो बॉल पिन हैमर।
जो आकृति उस हिसाब से कह देना। क्रॉस में है क्रॉस पिन हैमर, स्ट्रेट में है स्ट्रेट पिन हैमर, बॉल जैसा बना हुआ है बॉल पिन हैमर। हम यहाँ पे देख रहे हैं इसकी आकृति बॉल जैसी थी तो बॉल पिन हैमर हो गया, इसकी आकृति हैंडल के क्रॉस में है तो यह क्रॉस पिन हैमर हो गया, इसकी आकृति देखिए यहाँ पे हैंडल लगा हुआ है और यह उसी की सीध में, जिधर हैंडल है उसी की सीध में इसका पिन भी है, तो यह हमारा क्या हो जाएगा, स्ट्रेट पिन हैमर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ तीनों। क्रॉस पिन हैमर कहां यूज किया जाता है, तो धातु चादर को एक दिशा में फैलाने के लिए, धातु चादर को एक दिशा में फैलाने के लिए। ठीक है, क्योंकि क्रॉस पिन है ऐसे पीट पीट करके हम लोग स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, उसको फैला सकते हैं, जबकि स्ट्रेट पिन कहां होता है, कहीं कॉर्नर में चोट करना, इस तरह से कॉर्नर बना हुआ है, कॉर्नर में अगर इस हैमर से चोट करने जाएंगे तो ऐसे टकरा जाएगा, कॉर्नर पे नहीं पहुंच पाएगा, जबकि इसके हैंडल के स्ट्रेट में पिन है तो आसानी से कोने में पहुंच करके वहां चोट कर सकता है, तो कॉर्नर पे, कॉर्नर पर चोट करने के लिए। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, स्ट्रेट पिन हैमर हो जाएगा। एक चीज और रखी है, जो हम पढ़ रहे हैं ना, यह सब हमारे बॉल पिन हैमर ये सब है, तो इनका जो जनरली होता है, इनका जो वजन रहता है ना, वह 125 ग्राम से 125 ग्राम से 1.5 kg तक होता है। सॉरी, 125 ग्राम से 1.5 kg होता है। हैंडल की लंबाई कितनी रहती है, 25 सेंटीमीटर से 35 सेंटीमीटर तक। इसका इन तीनों हैमर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, कितना रहता है इनका वजन, जो रहता है 125 ग्राम से 1.5 किलोग्राम तक रहता है, और हैंडल की लंबाई जो है लकड़ी की, 25 सेंटीमीटर से 35 सेंटीमीटर तक रहती है। लेकिन वही बात की जाए जो पहला स्लेज हैमर, तो ये भारी हथौड़ा के अंतर्गत आता है, हैवी वर्क के लिए यूज किया जाता है, जैसे कि फोर्जिंग शॉप वगैरह में, जहां मेटल को गर्म करके पीटना होता है, भारी काम करना होता है, फोर्जिंग शॉप वगैरह में स्लेज हैमर यूज किया जाता है। जो इसका वजन रहता है वो 2 से 10 kg रहता है। कितना रहता है, 2 से 10 kg रहता है। इसकी जो हैंडल की लंबाई रहती है वह 60 से 90 सेंटीमीटर होती है। यह फिगर जो आपको दिख रहा है, यह स्लेज हैमर का भारी हैमर है। ठीक है, ये चीजें में ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला है, ड्रिलिंग ऑपरेशन में काटने की गति की इकाई क्या है। देखिए कटिंग स्पीड की बात कर रहा है, यह क्वेश्चन आपको पहले आया हुआ था, उसमें फीड वाला पूछा हुआ था। जब फीड का पूछा था तो मैंने आपको कटिंग स्पीड का भी बता दिया था, वहां पे मैंने आपको फार्मूला भी बताया था कि कटिंग स्पीड इज इक्वल टू होता है पाई डी एन अपान 1000 मीटर प्रति मिनट। ठीक है, इसकी बात हमने पहले भी किया हुआ था कि यह जो होता है क्या है, आपका कटिंग स्पीड निकालने का फार्मूला है, और इसका जो यूनिट होता है, जो मात्रक होता है, वो मीटर प्रति मिनट होता है, और वही चीज यहाँ पे पूछा गया है। आप ऑप्शन देखिए, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, मीटर प्रति मिनट। जबकि हमने बात किया था फीड वाले का एमएम प्रति रिवोल्यूशन, मतलब एमएम प्रति चक्कर। रिवोल्यूशन का मतलब क्या, चक्कर से होता है, कि मतलब जब ड्रिल बीट हमारी एक चक्कर घूमी, चक्कर मतलब जब ड्रिल बीट हमारी एक चक्कर घूमी तो ड्रिल बीट उस जॉब के अंदर कितनी गहराई तक प्रवेश की, तो जितनी गहराई मतलब जितना एमएम तक उस जॉब के अंदर प्रवेश करती है, वही उसका क्या कहलाता है, फीट कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, एक सेकेंड। ठीक है, अगला कह रहा है, ड्रिल में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। यह आपको ड्रिल बीट दिख रही होगी, यह चीज भी हमने पहले बात कर चुके हैं, मैं जल्दी जल्दी थोड़ा सा बता देता हूं कि क्या चीज होता है। ठीक है, हमने बात किया था यह यहाँ से यहाँ तक क्या होता है, बॉडी क्लियरेंस होता है, बॉडी क्लियरेंस होता है, यह थोड़ा झुका करके रखा जाता है, और आगे जो होती है यह वाली जो थोड़ी सी पतली सी उभरी हुई लाइन दिखती है, हम लोग इसको क्या बोलते हैं, मार्जिन बोलते हैं, मार्जिन। और कुछ जगहों पे इसी को, एक सेकेंड, मार्जिन होगा ना, ठीक है, क्या बोला जाता है, मार्जिन बोला जाता है, या फिर कहीं कहीं पे इसको लैंड भी बोल देता है। ठीक है, मार्जिन या फिर लैंड भी इसी को बोल देता है। या पतली सी उभरी हुई रेखा होती है। वैसे क्या होता, अगर ये उभरी हुई नहीं रहती तो पूरी सरफेस से यहाँ तक जो है वो हमारा ड्रिल करते समय होल में टच करता, तो हमारा पावर का कंजम्पशन भी ज्यादा होता, प्लस होल भी उतना अच्छा नहीं बनता। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, पीछे की सरफेस को झुका देते हैं, थोड़ा डाउन कर देते हैं, जिससे कि वो टकराए ना। सिर्फ ये पतली से जो उभरी हुई रेखा है, जिसे मार्जिन या लैंड बोल रहा है यहाँ पे। ठीक है, कुछ बुक में पूरे को लैंड, यहाँ से यहाँ तक के लैंड को कहता है, लेकिन आप इनमी के हिसाब से मार्जिन या लैंड इस वाले हिस्से को बोला जाता है। ठीक है, तो मार्जिन या जो लैंड होता है हमारा, वह सिर्फ टच करता है, तो इससे पावर भी कम लगता है और आपके होल भी अच्छा होता है। प्लस कई बार पूछ भी लेता है कि ड्रिल का व्यास कहाँ से लेते हैं, तो दोनों मार्जिन के, या एक मार्जिन इधर एक उधर, दोनों साइड आपका मार्जिन होगा, तो दोनों मार्जिन के बीच का जो व्यास होता है वही हमारा ड्रिल का व्यास कहलाता है। इस बात को भी याद रखना है। चलिए, ये चीज हो गया हमारा। इस वाले हिस्से को हम लोग क्या कहते हैं, या जो यहाँ पे त्रिभुज आकृति का है, इसको फ्लैंक बोला जाता है, फ्लैंक। इधर वाला जिसपे से चिप्स टकराते हुए निकलेगा, इसको हम लोग फेस बोलते हैं। जहां से भी चिप्स टकराते हुए निकलता है उसको फेस बोला जाता है, चाहे वो कटिंग टूल हो, चाहे ड्रिल वाला कटिंग टूल हो, चाहे नॉर्मल कटिंग टूल हो। ठीक है, क्लियर। उसके बाद यह जो एक्सिस जा रही है, ड्रिल एक्सिस है, ड्रिल एक्सिस है। उसके बाद आपका क्या है, यहाँ पे यह जो लाइन है बॉडी क्लियरेंस था, तो बॉडी क्लियरेंस वाली लाइन कहलाएगी। यह कौन सी लाइन है, तो फ्लूट,
ये हमारा क्या जो कटा हुआ बीच में भाग है इसको फ्लूइड बोलते हैं ना, फ्लूइड बोलते हैं। इसी में से चिप्स बाहर निकलता है और कूलेंट अंदर आता है। तो यह हमारा फ्लूइड वाली लाइन हो गई, यह हमारा बॉडी क्लियरेंस की लाइन होगी। दोनों जहां मिलते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हिल बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब उसके बाद यह आगे है जिसको पूछ रखा है, यह वाली लाइन और यह वाली लाइन, इसको पूछे या इसको पूछे दोनों एक ही बात। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो यही हमसे पूछ रखा था, इसको बोला जाता है लिप, या फिर कहीं कहीं पे इसको बोल देता है कटिंग एज, काटने वाली एज है या फिर लिप की है। ये हमारे पास हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन में पूछा भी था, तो यहाँ पे देखिए लिप दे रखा है ऑप्शन में, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, क्या, लिप। ठीक है, लैंड क्या है, तो यहाँ पे देखिए लैंड या मार्जिन, इस चीज को हम लोग कह रहे हैं जो पतली से उभरी हुई रेखा है। फ्लैंक क्या है, तो फ्लैंक मैंने आपको दिखाया यहाँ पर, ये फ्लैंक या ये वाला हिस्सा। वेव क्या होता है, देखिए वेव एक चीज यहाँ पे पूछ रखा है, तो वेव जो होता है ना, जो ड्रिल बीट होती है हमारा, इसमें क्या फ्लूट कटा हुआ है, मतलब साइड साइड से खोखला है और दो भरा हुआ भाग है, तो जो फ्लूट कटा हुआ है ना, तो उसके बीच में जो थिकनेस बटी, मतलब पूरा हमारा जो ड्रिल बीट है, तो उसमें फ्लूट काटने के बाद जो बीच का थिकनेस बचता है, उसी थिकनेस को हम लोग क्या वेव कहते हैं। जैसे जैसे ऊपर बढ़ते हैं वेव का मोटाई बढ़ता जाता है। तो फ्लूट काटने के बाद बीच का जो भाग मोटाई में बचता है उसी को क्या कहते हैं, वेव कहते हैं, उसी को हम लोग वेव कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है ड्रिलिंग मशीन में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। यहाँ पे एक ड्रिलिंग मशीन का आपको फिगर दिखा रखा है और एक्स के रूप में चिन्हित भाग ही इसको पूछ रखा है। हम लोग सारे पार्ट्स के नाम देख लेंगे। या जो बिल्कुल नीचे है या बेस कहलाएगा, क्योंकि भाई यही मेन सपोर्ट प्रदान कर रहा है, आधार प्रदान कर रहा है। यह जो इसके ऊपर है इसी पे हम लोग जॉब को पकड़ते हैं, इसीलिए इसको वर्क टेबल कह देते हैं, क्योंकि इसी पर जॉब को पकड़ा जाता है, इसी टेबल पे। और इस टेबल को ऊपर नीचे इस पर खिसकाया जा सकता है। किस पर खिसकाया जाता है, पिलर पर। पिलर या फिर इसको कॉलम भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कॉलम। ठीक है, इसी पर हम लोग इस टेबल को ऊपर नीचे खिसका सकते हैं। इसकी मदद से टाइट कर देंगे, टाइट हो जाएगा, ढीला करेंगे फिर ऊपर नीचे खिसका लेंगे। इसलिए इसको क्या कहेंगे, क्लाइम कर रहा है। किसको क्लाइम कर रहा है, इस टेबल को। जहां मर्जी वहां पकड़ ले रहे हैं, क्लाइम कर ले रहे हैं, इसीलिए इस चीज को बोला जाएगा टेबल क्लैम, कि यह टेबल को क्लाइम करने वाला है। ओके, यहाँ पे क्या है, मोटर लगी हुई है जो बेल्ट को घुमाती है, इसलिए इसको हम लोग ड्राइविंग मोटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ड्राइविंग मोटर बोलते हैं। यह चलती है और इसके अंदर क्या होगा, यहाँ पे एक पुली लगा होगा और एक इस स्पिंडल पे, जहां चक है इस स्पिंडल पे पुली लगा होगा, और इनके बीच में लगा होगा क्या, वी बेल्ट। तो वी बेल्ट को छुपाने के लिए हमने ऊपर क्या, यह गार्ड लगा रखा है, ताकि अगर खुला हुआ होता है या नहीं लगा होता है यहाँ ऊपर मटेरियल, तो कोई हाथ वगैरह में कोई ध्यान नहीं देता, किसी का हाथ चला जाता, उसके चपेट में आ जाता तो चोट लग जाती। तो इसीलिए यहाँ पे जो मोटर है और यहाँ पे जो इस पे दोनों पे क्या लगा, पुली लगा, और उन पुली पे जो बेल्ट लगा हुआ उसको इसकी मदद से ढक दिया गया है सुरक्षा के लिए। किसके लिए, सुरक्षा के लिए। और हमारी आपकी सुरक्षा के लिए गार्ड वगैरह जैसे होते हैं, तो वैसे यहाँ पे बेल्ट से सुरक्षा के लिए ढका गया है, इसलिए इसको क्या बोल दिया जाएगा, बेल्ट गार्ड। कि भाई बेल्ट से सुरक्षा के लिए इसको लगाया गया है, बेल्ट गार्ड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक यह हिस्सा दिख रहा होगा, यह क्या है, तो इसको हम लोग कहते हैं आपका स्टॉप वाला होता है ना, स्टॉप गेज बोला जाता है एक तरह से, या डेप्थ गेज और स्टॉप बोल देते हैं इसके अंदर। ठीक है, क्या बोल देते हैं इसको, डेप्थ गेज, मतलब गहराई नापने का काम करता है, डेप्थ गेज एंड स्टॉप। ठीक है, इसका क्या फायदा होता है, देखिए अगर हमें किसी जॉब में आर पार होल करना तो कोई दिक्कत ही नहीं, आप ड्रिल करते जाएंगे, ड्रिल बिट अपना इस पार से उस पार चली जाएगी, आपको पता चल जाएगा कि नहीं भाई होल जो है आर पार हो गया। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत। पर कोई आपके पास जॉब हो, कितने हो, मान लीजिए ये जॉब है हमारे पास 80 mm का, कितना, 80 mm मोटाई का, लेकिन हमें जो इसमें ड्रिल करना है, जो होल करना है, वह 60 mm तक ही करना है। कितना करना है, 60 mm, सॉरी, हाँ ठीक है, 60 mm तक करना है। अब इसका मतलब हमें ड्रिल आर पार ले नहीं जाना। अब 60 mm तक हमें कैसे पता चलेगा, या तो आप बार बार ड्रिल करके कोई चीज इसमें डाल करके चेक कीजिए कि 60 mm पहुंचा या नहीं। तो उससे आसान तरीका होता है कि आपके ड्रिल मशीन पे यहाँ पे क्या, डेप्थ गेज एंड स्टॉप दिया होता है। डेप्थ गेज मतलब जो गहराई मापेगा, तो जॉब को हम लोग यहाँ पे रखेंगे और उसके बाद इसमें दिखाएगा कि यह कितना है, 1 mm 2 mm 4 mm कितना आपका, जैसे जैसे यह जो हैंडल है ना, इसी की मदद से हम लोग इसको ऊपर नीचे करते हैं, इसलिए इसको फीड हैंडल कहते हैं। क्या बोलते हैं, फीड हैंडल, क्योंकि इसी की मदद से फीड दी जाती है। तो इसको जब हम लोग डाउन करेंगे तो यहाँ पे गेज पे दिखाएगा कि ये कितना mm अंदर प्रवेश कर रहा है। जब ये यहाँ पे दिखा देगा भाई 60 mm तक पहुंच गया, तो हम आप अपने आप रुक के बाहर निकालेगा और अपने आप 60 mm बन जाएगा। तो इसीलिए इसको डेप्थ गेज एंड स्टॉप करते हैं। इसकी मदद से हम लोग ब्लाइंड होल कर सकते हैं, जो आर पार होल नहीं होता है। अब यह क्या चीज है, तो देखिए इसी को क्वेश्चन में पूछा हुआ था एक्स दिखा करके, तो ये हमारा ड्रिल चक है। क्या है, ड्रिल चक है। इसी में हम लोग ड्रिल बीट को पकड़ते हैं, इसी में हम लोग ड्रिल बीट को पकड़ते हैं। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ड्रिल चक। बाकी जो चीजें दी हुई थी मैंने सब आपको यहाँ पे बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे।
थ्रेड का माइनर व्यास क्या है? एक बात और मैं बता दूं, अगर आप लोग अपनी एक अच्छी और बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं, आप अपनी थ्योरी की अच्छे से मजबूत और बढ़िया बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप लोग प्ले स्टोर से हमारा ग्लोबल आईटी का ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर पे जाएंगे, सिंपली ग्लोबल आईटी सर्च करेंगे, हमारा ऐप वहाँ पे मिल जाएगा। उसको डाउनलोड करके आप वहाँ पे कोर्स वगैरह ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें हमने पूरा डिटेल में चैप्टर वाइज हेडिंग वाइज पूरा अच्छे से पढ़ा रखा है, ठीक है। तो अगर आप अपनी थ्योरी वगैरह ज़्यादा अच्छा करना चाह रहे हो, पढ़ना चाह रहे हैं, तो वहाँ से आप पढ़ाई कर सकते हैं। चलिए, थ्रेड का माइनर बात की बात कर रहा, तो मैं यहाँ पे अभी आपको देखिए थ्रेड के बारे में थोड़ा सा समझाऊंगा। आप खुद यहाँ पे आंसर सही कर लोगे कि आपका कौन सा आंसर सही होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, थोड़ा गड़बड़ हो गया यार, हर जगह माइन हो गया ना, माइनर होना चाहिए, माइनर माइनर माइनर, ठीक है। तो क्या होता है दरअसल, मेजर डाया माइनर डाया, इसको बस समझ लीजिए और पीछे को समझ लीजिए, अपने आप यहाँ से आंसर आप कर लोगे। देखिए होता क्या, हमारे पास जो थ्रेड होती है ना, किसी बोर्ड पे इस तरह से मान लीजिए थ्रेड कटी हुई, यह हमारा क्या कटा हुआ है, थ्रेड कटा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ भी कट जाएगा, ठीक है। मेजर डाया क्या होगा, तो ऊपर ही थ्रेड है, यह ऊपर ही थ्रेड हो गया यहाँ, और ये यहाँ पे। तो यह जो होगा ना हमारा, यह हमारा क्या कहलाएगा, यही हमारा कहलाएगा मेजर डाया, यहाँ से बड़ा वाला व्यास। मेजर डाया का मतलब क्या, बड़ा वाला व्यास, मेजर डाया। माइनर डाया क्या है, तो अंदर वाला, यह थ्रेड हो गया और यह थ्रेड हो गया, के बीच का यह जो डाया लेंगे हम, यह हमारा किसके अंतर्गत आएगा, माइनर डाया, माइनर डाया। हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या है, माइनर डाया क्या है, यही माइनर डाया पूछ रहा है। माइनर डाया हमें कैसे पता चलेगा, अगर मेजर डाया इतना बड़ा है, माइनर डाया हमें चाहिए यह जो दोनों हिस्सा, यहाँ पे जो यहाँ इतना बच रहा है और यहाँ इतना बच रहा है, अगर इन दोनों को मेजर डाया में से अगर यह पोर्शन और यह पोर्शन में घटा दो तो माइनर डाया बच जाएगा, ये हमें चाहिए। तो अब यह है क्या, इसको पता करते हैं। तो यह हमारी क्या, थ्रेड की गहराई, भाई यहाँ से यहाँ तक जो होता है वह थ्रेड का पिच होता है ना, एक थ्रेड से दूसरे थ्रेड के बीच की दूरी। लेकिन हमें यह वाला हिस्सा चाहिए कि यहाँ से यहाँ तक क्या है, तो देखिए यह थ्रेड की गहराई होती है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो सीधा देखा जाए तो वह क्या है, थ्रेड की गहराई है कि 2 mm 3 mm कितनी गहराई तक थ्रेड बनी हुई है। तो हमें अगर मान लीजिए थ्रेड की गहराई है इधर भी, तो इधर भी दोनों साइड की गहराई घटाना पड़ेगा ना। अगर मान लीजिए इधर क्या है, थ्रेड की गहराई 2 mm है, तो इधर का भी 2 होगा, तो मतलब हमें 4 mm घटाना पड़ेगा। तो 2 + 2 4 कीजिए, या 2 × 2 कर दीजिए, एक ही बात है। अगर मान लीजिए थ्रेड की गहराई क्या है, 3 mm है, तो इधर भी क्या होगा, आपके थ्रेड की गहराई 3 mm होगा। तो आप 3 3 6 कीजिए, या 3 का दुगुना कर दीजिए, 2 × 3, मतलब जितना आपका एक साइड का थ्रेड है उसका दुगना कर देंगे, हमें पता चल जाएगा दोनों साइड वाला, उसी को दोनों को घटा देंगे बड़े वाले में से, तो माइनर पता चल जाएगा। तो अब कुछ फार्मूला समझ में आएगा कि मेजर में से क्या करना है, हमें माइनर अगर पता करना, तो मेजर डाया में से हम क्या करें, दोनों थ्रेड को घटा दें, तो हमें माइनर डाया पता चल जाएगा। तो वही फार्मूला में लिखा गया है कि मेजर डाया बराबर क्या होगा, सॉरी, माइनर डाया बराबर क्या होगा, माइनर डाया बराबर क्या होगा, बड़ा वाला व्यास, मेजर डाया, मेजर डाया माइनस क्या करें, जो डेप्थ है, गहराई किसकी, जो थ्रेड की गहराई है उसको घटा दें। देखिए हमें दोनों साइड की थ्रेड की गहराई घटानी है, तो 2 × डेप्थ, जो भी एक साइड का डेप्थ होगा उसका दुगुना कर देंगे तो दोनों साइड का घट जाएगा, तो 2 × डेप्थ। तो यहीं से फार्मूला बनाया गया था, इसी हिसाब से बनाया गया था, रटने वाली चीज नहीं है, यहां से बनाया गया था। तो देखिए माइनर डायग्राम, मेजर डाया माइनस 2 × डेप्थ, कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी देख लीजिए, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। एक्स रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है, यहाँ पे आपको एक माइक्रोमीटर दिखा रखा है, 0 से 25 mm लिखा हुआ है, ठीक है। इसका देखा जाए तो इस वाले चीज को हम लोग क्या कहते हैं, फ्रेम बोलते हैं, कहीं कहीं पर इसको यू फ्रेम भी बोल देता है, ठीक है। यह जो है इधर वाला जो हिस्सा होता है, जो इस बॉडी पार्ट के साथ लगा रहता है, इसको एनविल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एनविल। यह जो हिस्सा है हमारा, यह कहलाता है स्पिंडल। यह जो यहाँ पे है थोड़ा सा आपका नर्लिंग किया हुआ, यह इस स्पिंडल को लॉक करने के लिए यूज किया जाता है, इसलिए उसको क्या बोल देते हैं, स्पिंडल लॉक, ठीक है। यह जो हिस्सा है जो यहाँ पे पूछ रखा है, इसको हम लोग थिम्बल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, थिम्बल बोलते हैं। लास्ट वाला जो हिस्सा है वो हमारा रैचेट स्टॉप होता है। रैचेट स्टॉप क्या होता है, यह भी हमने पीछे के वीडियो में बता रखा है, इसलिए बार बार यहाँ पे लोग टाइम खराब नहीं करेंगे। यह वाला जो हिस्सा बचा है यहाँ पे, जो खाली स्थान यहाँ पर है, यह हमारा बैरल या स्लीव कहलाता है। क्या कहलाता है, बैरल बोला जाता है या फिर स्लीव बोला जाता है, ठीक है। लगभग सारे पार्ट्स के नाम हो गए। यहाँ पे पूछा किसका था, यहाँ पे पूछ रखा है यक्ष के रूप में चिन्हित भाग, इसको यह यक्ष के रूप में था ना, यहाँ पे यक्ष बना हुआ था, यह वाला पार्ट क्या है, थिम्बल है। ऑप्शन देख लीजिए, थिम्बल। बाकी स्पिंडल लॉक, स्लीव, बैरेला स्लीव, यह वाला हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 50 से 75 mm के आउटसाइड माइक्रोमीटर की रीडिंग क्या है। देखिए यहाँ पे हमें इसकी रीडिंग निकालनी है, क्वेश्चन हमें एक न्यूमेरिकल टाइप का दे रखा है। देखिए 50 से 75 mm वाला माइक्रोमीटर की बात कर रहा है। अभी ये क्या चीज है, अभी मैं उसको बाद में समझाऊंगा। पहले हम लोग नॉर्मल तरीके से रीडिंग निकालते हैं, जैसे हम लोग नॉर्मल रीडिंग निकाला जाता है।
क्या करना है हमें, रीडिंग लेनी है। फार्मूला क्या होगा हमारे पास, माइक्रोमीटर है रीडिंग इज इक्वल टू स्लीव की माप, कि भाई इसके स्लीव पे क्या माप है, स्लीव की माप प्लस डेटम लाइन। ये वाली जो लाइन होती है ना, ये जो सीधी लाइन यहाँ पे खींची गई है, इसको हम लोग डेटम लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं, डेटम लाइन। तो यह देखा जाता है कि डेटम लाइन से वह यहाँ पे थिम्बल है, डेटम लाइन से थिम्बल के मिलने वाले भाग की संख्या क्या बोला जाता है, डेटम लाइन से थिम्बल के मिलने वाले भाग की संख्या इनटू लिस्ट काउंट। ठीक है, पहले हमें लिस्ट काउंट पता होना चाहिए। तो जो माइक्रोमीटर होता है ना, जो मीट्रिक में, यहाँ पे कोई नाम भी नहीं ले रखा है इसने, हालांकि क्वेश्चन देख के अंदाजा आपको लगेगा कि एमएम में है तो मीट्रिक में होगा, और अगर ये जब नाम ना ले तब भी हम उसे मीट्रिक में ही मानते हैं। ब्रिटिश तभी मानेंगे जब तक कि वो ब्रिटिश ना कहे, ब्रिटिश अगर कहेगा तभी ब्रिटिश माना जाएगा, और ब्रिटिश अगर नाम वो नहीं ले रहा है तो हमेशा हम क्या मानेंगे, मीट्रिक मानेंगे। तो जो मीट्रिक में हमारी इसकी लिस्ट काउंट होती है वो 0.01 mm होती है। क्या होता है, 0.01 mm होता है। जबकि वहीं पे बात किया जाए किसकी, ब्रिटिश की, ब्रिटिश रहेगा इंच में चला जाएगा, और यहाँ पे सिर्फ 1 दशमलव एक्स्ट्रा हो जाएगा, सॉरी 0.0001 इंच हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे किसकी बात हो रही है, मीट्रिक की बात हो रही है, तो लिस्ट काउंट इसका 0.01 mm रहेगा। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, तभी क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो हम यहाँ पे देखते पहले स्लीव की माप, चलिए सॉल्व किया जाएगा। यहाँ पे रीडिंग इज इक्वल टू स्लीव की माप कितनी है, तो पहले स्लीव की रीडिंग पढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए क्या 0 है, 5 है, 10 है, एमएम में है। 10 के बाद क्या 11 12 13 खाने दिख रहे हैं। प्लस एक चीज और आप ध्यान देंगे कि ये नीचे बांटा गया कि 0 है, 1 है तो इसके बीच में एक लाइन खींच देगा, 2 3 के बीच में एक, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, फिर 0.5, 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5, फिर क्या है 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10, फिर आगे क्या है आपका 10.5 11 11.5 12 12.5 13, फिर नीचे हाफ वाली लाइन देख रहे हैं, फिर यहाँ दिखाई दे रही है। इसका मतलब 13 के बाद 13.5 होगा, ये ध्यान देना है हमें। नीचे हाफ वाली लाइन भी दिखाई दे रही है, तो मैं स्लीव की माप क्या होगी 13.5 या 13.50 कह लीजिए। प्लस डेटम लाइन से मिलने वाली भाग की संख्या कौन सी है, दोनों एक सीध में। देखिए थिम्बल का कौन सा डेटम लाइन से मिल रहा है, तो ये डेटम लाइन हमारी होगी, और ये थिम्बल की ये वाली लाइन बिल्कुल सीध में है, यहाँ एरो बना रखा। कौन सी सीध में, देखिए यहाँ पे 10 है, 10 के बाद 11 12 13 वाली लाइन बिल्कुल सीध में है, तो हम लिख लेंगे 13 इंटू लिस्ट काउंट। हमने मीट्रिक का लिस्ट काउंट हम लोग जानते हैं 0.01 mm होता है। 2 अंक पे दशमलव गुणा करेंगे 0.13 हो जाएगा, गुणा तो आपको आता ही होगा। यहाँ पे लिख लेंगे 13.50 प्लस 0.13, दोनों को जोड़ लीजिए। नहीं जोड़ने आता दशमलव वाला तो ऐसे जोड़ा जाता है, देख लीजिए 13.50 होता है, दशमलव के नीचे दशमलव लिखते हैं, फिर संख्या उतार देते हैं 1 3, अब यहाँ पे जोड़ लीजिए 3 5 1 6.13 13.63 mm, 13.63 mm नॉर्मल माइक्रोमीटर होता तो अब तक आपका यहीं पे आंसर आ जाता, आपका यही काम हो जाता, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन यहाँ पे बोला था कि 50 से 75 mm वाला माइक्रोमीटर है। 50 से 75 mm माइक्रोमीटर का मतलब यह हुआ कि हम इस माइक्रोमीटर के द्वारा मिनिमम माप 50 mm में ले सकते हैं। कितना ले सकते हैं 50 mm, और मैक्सिमम कितना ले सकते हैं 75 mm ले सकते हैं, यह ये बात बोल रहा है। तो अब चूंकि यहाँ पे 50 से 75 mm वाला है, तो जब भी हम इस टाइप के माइक्रोमीटर से लिस्ट काउंट निकालते हैं तो उसमें क्या किया जाता है, मिनिमम माप को जोड़ना पड़ता है। क्योंकि जब हम माइक्रोमीटर को बंद रखेंगे पूरा ना, जब माइक्रोमीटर पूरा बंद रहेगा तो उसके द्वारा 50 mm की माप ली जाएगी। थोड़ा सा भी खुलेगा तो 50 के ऊपर खुलेगा, 1 2 नहीं खुलेगा। जैसे ये पीछे दिखाया गया था, ये 0 से 25 था, तब तो जब हमने खोला था 0 के बाद 1 mm 2 mm खुलना हुआ। लेकिन जब 50 से 75 वाला माइक्रोमीटर सेम ऐसा ही होगा, लेकिन जब वो खुलेगा तो 51 खुलेगा 52 खुलेगा। इसका मतलब यह जो हमने माप लिया है इसमें क्या करें, सॉरी इस वाले माप में आपको चूंकि मिनिमम वाला जोड़ते हैं, 50 से 75 बोला है 50 जोड़ देंगे, 75 से 100 वाला होता तो 75 जोड़ते हैं, मतलब मिनिमम वाले को जोड़ दिया जाता है। क्योंकि 0 से 25 वाला होता है तो मिनिमम वाले में 0 जोड़ेंगे तो कोई मतलब ही नहीं निकलेगा, इसीलिए उसमें नहीं जोड़ते हैं। 0 से 25 वाले में क्या होता, मिनिमम वाला 0 जोड़ना होता, इसीलिए इसमें कुछ नहीं जोड़ा जाता। इसके अलावा कोई भी माइक्रोमीटर हो 50 से सॉरी 25 से 50 हो, 50 से 75 हो, 75 से 100 हो, कोई भी माइक्रोमीटर रहेगा तो उसमें हमें मिनिमम वाला जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो अब इसमें मिनिमम क्या 50 से 75 है तो इसमें 50 जोड़ लीजिए। जब यहाँ 50 जोड़ देंगे तो आपके सामने आ जाएगा 3 6 दशमलव 3 5 1 6 63.63 mm। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन आपका कौन सा है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा 63.63
6 3 mm। तो ये आसान तरीका, कुछ नहीं करना है, नॉर्मल तरीके से आपको रीडिंग निकालनी है, लास्ट में आपको जो मिनिमम है ना उसको जोड़ देना है कि 50 से 75, तो मिनिमम वाला कौन सा 50 है उसको आप ऐड कर देंगे, आपका आंसर आपके सामने होगा। लास्ट क्वेश्चन है, एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? यह हमारे पास क्या वर्नियर हाइट गेज है, क्या है, इसको हम वर्नियर हाइट गेज कहते हैं। इसका यूज जो किया जाता है ना कहीं पर मार्किंग करने के लिए, एक्यूरेसी में मार्किंग करना, या 0.02 mm की एक्यूरेसी में मार्किंग कर सकता है, या इस एक्यूरेसी में हाइट को माप सकता है। वर्नियर हाइट गेज है, यह क्या है, वर्नियर हाइट गेज है, वर्नियर हाइट गेज, नाम में ही हाइट लगा हुआ है, मतलब यह हाइट मापने के भी काम, किसी जॉब की हाइट को मापा जा सकता है 0.02 mm की एक्यूरेसी में, या फिर इसकी मदद से मार्किंग भी किया जाता है। मार्किंग करने के लिए भी जब शुद्धता से मार्किंग करना हो तो हम लोग इसका वर्नियर हाइट गेज का यूज करते हैं। जब कहीं पे आप स्किल टेस्ट वगैरह देने जाओगे ना तो वहां पर भी हमें वर्नियर हाइट गेज मिलता है मार्किंग करने के लिए, तो इसकी मदद से मार्किंग करना तो आप लोगों को जरूर आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो आप लोग अपने कॉलेज वगैरह में जाकर के एक बार इसको जरूर सीख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, इसमें देखिए कई बार इसके पार्ट्स के नाम पूछ लेता है, जैसे कि इस बार पूछा हुआ कि इसको पूछा हुआ कि इसको हम लोग क्या कहते हैं। देखिए यह जो मेन है हमारा ना, यह बोला जाएगा क्या, बीम बोला जाएगा। देख लेते हैं हम लोग सभी पार्ट के नाम, क्या बोला जाएगा, बीम बोला जाएगा। इस पर जो यह स्केल बनी हुई है यह हमारी क्या है, मेन स्केल है, क्या है, मेन स्केल है, ठीक है। उसके बाद देखा जाए, यह हमारा जो होता है ना, यह वाला जो स्लाइड कर, यह इसके ऊपर स्लाइड करता है ना बीम के ऊपर, तो यह जो होता है यह मेन स्लाइड कहलाता है, मेन स्लाइड। इस पर जो यह स्केल बना हुआ है यहाँ पर, यह हमारा कौन सा वर्नियर वाला स्केल है, वर्नियर स्केल। यह जो है इसका क्या है, बेस है, ठीक है। यहाँ पर आगे देखेंगे तो यह हमारा क्या है, जॉ है, इसी जॉ पर इसको पकड़ा गया है, यह जॉ है, और इसके ऊपर क्या है हमारा स्क्राइबर है, कौन सा वाला, स्ट्रेट स्क्राइबर है, पेंट स्क्राइबर, सॉरी ऑफसेट स्क्राइबर भी आता है, यहाँ पे स्ट्रेट स्क्राइबर यूज किया गया है, स्क्राइबर बोलता है जनरली, बोलेगा क्या, स्क्राइबर हो गया। इस जॉ पर इस स्क्राइबर को पकड़ने के लिए यहाँ पे क्या लगाया गया, तो यह हमारा क्या है, जॉ क्लैंप है, जो स्क्राइबर के जॉ पे बांध के रखा हुआ है, यह क्या कहलाता है, हमारा जॉ क्लैंप कहलाता है, ठीक है। और इसके ऊपर एक क्या है, लॉक नट है जो लॉक करता है, लॉक नट, थोड़ा मेन हो गया होगा ध्यान से, ये लॉक नट है, ठीक है। वैसे यहाँ पर भी देखेंगे ये दो नट दिए गए हैं, तो ये दोनों क्या हमारे लॉक नट है, लॉक करने के लिए, क्लियर। चलिए, यह भी हो गया, मेन स्लाइड भी हो गया, और ये वर्नियर स्केल भी हो गया। यहाँ पे देखिए यह जो हिस्सा है ना, यह मेन स्लाइड हो गया, और यह जो होता है यह फाइन वाला स्लाइड होता है, यह जब थोड़ा बहुत आगे पीछे करना हो तो यह पार्ट से यूज होता है, और यहाँ नट को हम लोग घुमाते होते हैं, यह फाइन एडजस्टिंग नट है, और यह फाइन स्लाइड कहलाता है, ठीक है। यह क्या कहलाएगा, यह जो नट है हमारा क्या कहलाएगा, फाइन एडजस्टिंग नट। थोड़ा सा जब आगे पीछे करना हो तब इसकी मदद से एडजस्ट किया जाता है, फाइन एडजस्टिंग नट। और यह जो हिस्सा इसने पूछ रखा था, इसी को पूछा था ना कि यह क्या है, तो यह जो होगा हमारा फाइन एडजस्टिंग स्लाइड हो जाएगा, मेन स्लाइड हो गया, या फाइन एडजस्टिंग स्लाइड हो गया। इसको पूछा होता तो फाइन एडजस्टिंग नट, लेकिन इसको पूछ रखा है तो फाइन एडजस्टिंग स्लाइड, ठीक है। तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, फाइन एडजस्टिंग स्लाइड। ये वर्नियर हाइट गेज की बात होगी। एक चीज मैं यहीं पे आपको और बता दूं कि कई बार आपके एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आने लगे हैं कि जो वर्नियर हाइट गेज होता है हमारा किस सिद्धांत पे काम करता है। तो नॉर्मली देखा जाए जो नॉर्मल हमारे वर्नियर हाइट गेज जाते हैं ना, ये सेम टू सेम आपके वर्नियर कैलिपर की तरह होते हैं, वही इनकी देखिए लिस्ट काउंट भी थी 0.02 mm, ठीक है। तो वर्नियर बस ये क्या होता है, ये वर्टिकल में रहता है, या वर्टिकल में, वर्नियर कैलिपर को समझिए वर्टिकल में बना दिया गया। लेकिन जैसे वर्नियर कैलिपर होता है वो किस सिद्धांत पे काम करता है, तो एक ही माप के दो स्केलों के अंतर पे काम करता है, एक ही माप के दो स्केल, मेन स्केल वर्नियर स्केल, उन्हीं के अंतर के सिद्धांत पर यह काम करता है, कौन, वर्नियर कैलिपर। तो वैसे ही वर्नियर हाइट गेज भी हमारा होता है, उसी सिद्धांत पे काम करता है, एक ही माप के दो स्केलों के अंतर पे, एक ही माप के दो स्केलों के अंतर पर, ठीक है। लेकिन इसमें हमारे कुछ अलग टाइप के भी आधुनिक वर्नियर हाइट गेज आ रहे हैं, कौन से वाले, आधुनिक वाले, कौन से वर्नियर हाइट गेज आ रहे हैं, आधुनिक वाले आ रहे हैं। उसमें क्या हो रहा है कि वो हमारा रैक एंड पिनियन के सिद्धांत पे काम कर रहे हैं, सब किस पे काम कर रहे हैं, रैक एंड पिनियन के सिद्धांत पर, रैक एंड पिनियन। कभी भी दोनों ऑप्शन आपको एग्जाम में नहीं मिलेगा, ठीक है। जब भी एग्जाम में आएगा तो पता चला आप एक ही जानते हैं कि वर्नियर कैलिपर की तरह काम करता है, आप ऑप्शन में ढूंढ रहे हैं कि एक ही माप के दो स्केलों के अंतर पे काम करता है, और यह ऑप्शन में आपको मिलेगा ही नहीं। तो आपको ध्यान रखना है कि जो हमारे वर्नियर हाइट गेज है कुछ आधुनिक वाले आने लगे हैं जो रैक एंड पिनियन के सिद्धांत पे भी काम करते हैं। रैक क्या होता है, तो एक हमारी सीधी सरफेस होती है जिसपे अनंत दांते कटे होते हैं, इस तरह से इसको रैक बोलते हैं। पिनियन क्या होता है, तो जो छोटा गियर होता है, छोटा
छोटा गियर जो होता है हमारा, जो गोल गोल घूमता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पिनियन बोलते हैं, इस तरह से। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जब गोल गोल घुमाते हैं, मतलब घोड़ी गति को, इनका काम क्या है राइट हैंड पिनियन का, घोड़ी गति को रेखीय गति में बदलना, रोटरी मोशन को लीनियर मोशन में, या लीनियर मोशन को रोटरी मोशन में बदलना ही हमारा राइट हैंड पिनियन का काम होता है। तो इस सिद्धांत पर भी आधारित अब हमारे आधुनिक वाले वार्नियर हाइट गेज आने लगे हैं। तो इसका भी हमें ध्यान रखना है कि यह राइट हैंड पिनियन के सिद्धांत वाला भी मिलता है। ठीक है, चलिए, तो आज के सेशन में इतना ही रहेगा। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। बाकी अगर हमेशा की तरह वही कहूँगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू।